नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। ग्वालियर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। दलित नाबालिग से गैंगरेप की खबर है। मकान मालिक के बेटे और उसके दोस्तों पर आरोप है। मुरार थाना प्रभारी पर भी पीड़िता ने आरोप लगाया है। मारपीट और बयान बदलने का आरोप पीड़िता लगा रही है। दबाव बनाने माता पिता को थाने में बिठाया, पीड़िता का ये कहना है। साथ ही मुरार थाना इलाके की ये पूरी घटना, जहां पीड़िता ने पुलिस पर भी आरोप लगाया और मकान मालिक के बेटे और उसके दोस्तों पर आरोप है। महेंद्र कुशवाहा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। महेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? जी बता दूं, ये कि मुरार थाना क्षेत्र के सीपी कॉलोनी घटना है। यहाँ पे एक जो बर्तन चौक करने वाली लड़की थी, उसका आरोप है कि वो जो जहाँ पे काम करती थी मकान मालिक के यहाँ पे, उसके बेटे जो आदित्य भदौरिया और उसके दोस्त ने उसके साथ यहाँ पे कल रात देर रात उसने घटना को अंजाम दिया है, की घटना को अंजाम किया है। उसके बाद जब वो वहाँ थाना पहुंचे, शिकायत करने पहुंची थी, वहाँ पे उनकी शिकायत ना सुननी नहीं गई थी। वहाँ पे वहाँ जो प्रभारी थे अजय पवार जी, जो मुरार थाने के प्रभारी हैं, उनके द्वारा सुनी गई थी। उनके पास कोई जो कहना था कि वहाँ पे मारपीट की उनके साथ में, और उसके माँ बाप जो थे उसको थाने में बिठाया गया था और उसको दबाव दिया गया था कि वो जो बयान बदले। हालांकि जो लड़की ने जब उस पर प्रेशर में नहीं है तो उसने वहाँ पे थाने पहुंची। उसके बाद उसने लगातार जो कोर्ट में भी पहुंची। वहाँ पे आज उन्हें एक 64 मामले में यहाँ पर बोला है, जब बयान दिया है कि वहाँ पे उन्होंने इस तरह का आरोप लगाते हुए कहा है कि लोगों ने उन पर दबाव बनाया कि बयान बदले। तो जी, शुक्रिया आपका महेंद्र जानकारी के लिए। बात बजट की कर लेते हैं। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुश्किल वक्त में जनता को राहत देने आम बजट पेश किया। दशक का पहला बजट 6 स्तंभों पर आधारित है। इसमें पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा स्तंभ है भौतिक वित्तीय पूंजी इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा स्तंभ है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, पांचवा रिसर्च और डेवलपमेंट, छठवां न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। कोरोना वायरस के मद्देनजर इस बार आम आदमी की सेहत का ख्याल मोदी सरकार ने रखा है। तो बजट 6 स्तंभों पर आधारित रहा। सबसे ज्यादा हेल्थ बजट देखने को मिला है। हेल्थ बजट में बढ़ोतरी देखी गई है। 94,000 करोड़ से बढ़कर 2,23,846 करोड़ का बजट किया गया है हेल्थ का। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने इस बार वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान भी किया है। सरकार की ओर से इसके लिए 64,180 करोड़ दिए गए हैं। मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया। इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ाया गया है। हालांकि इस बार के बजट में टैक्स भरने वाले करदाताओं को कुछ खास नहीं मिला। वित्त मंत्री की ओर से आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे करदाताओं के हाथ जरूर मायूसी लगी है। लेकिन सड़क, रेलवे, मेट्रो और दूसरे आवागमन प्रोजेक्ट्स के लिए मोदी सरकार ने दिल खोलकर सौगात दी है। वित्त मंत्री ने रेलवे को जहां 1,10 करोड़ का बजट दिया, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर और नासिक मेट्रो का विस्तार के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। जबकि सरकारी बसें सेवा पर 10,000 करोड़ खर्च करेगी केंद्र सरकार। इस बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। इसके अलावा स्पेस मिशन और लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी बजट में किया गया है। वहीं किसानों की आय को 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि इस बार राजकोषीय घाटा 6.8% तक रहने का अनुमान है। जब केंद्र सरकार बजट पेश करती है, वित्त मंत्री की बजट भाषण के दौरान 2 खबरें ऐसी होती हैं जो सीधे आम आदमी के जीवन पर असर डालती हैं। पहली आयकर स्लैब को लेकर ऐलान और दूसरा बजट से क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ। तो आइए आपको बताते हैं कि बजट में आम आदमी के लिए राहत की खबर क्या है और कौन सी चीजें बजट बिगाड़ सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। खास बात यह रही कि बजट में आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी। 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब ITR भरने की जरूरत नहीं होगी, यानी अब वो इनकम टैक्स नहीं भरेंगे। टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा गया है।
मामलों के निपटारे के लिए टैक्स ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। कस्टम ड्यूटी पॉलिसी से स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2021 से नई कस्टम ड्यूटी पॉलिसी लागू होगी। साथियों, ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। आम बजट 2021 और 22 में कई चीजें सस्ती हुई हैं। इनमें दैनिक जीवन से जुड़े सामान हैं। इस बार चमड़े के उत्पाद, ड्राई क्लीनिंग, लोहे के उत्पाद, पेंट, स्टील के बर्तन, इंश्योरेंस, बिजली, जूता, नायलॉन, सोना चांदी, पॉलिस्टर, तांबे का सामान, कृषि उपकरण सस्ते हुए हैं। इस बार का आम बजट आम आदमी के लिए टेंशन भी लेकर आया है, क्योंकि कई चीजें महंगी हुई हैं जो घर का बजट बिगाड़ सकती हैं। इस बार मोबाइल और चार्जर, तांबे का सामान, सूती कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कॉटन के कपड़े, रत्न, लेदर के जूते, सोलर इन्वर्टर, सेब, काबुली चना, यूरिया, डीएपी खाद, चना दाल, पेट्रोल डीजल, ऑटो पार्ट्स और शराब महंगी हुई है। इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। बजट आम जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल सियासी गलियारों में बजट को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और जबलपुर पश्चिम सीट से कांग्रेस विधायक तरुण भनोत ने केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस बजट से आम आदमी, नौकरी पेशा, किसान, गरीब और बेरोजगार पूरी तरह से निराश हुए हैं। उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि का हवाला देते हुए कहा है कि कई तरह के सेस और टैक्स लगाकर सरकार ने आम लोगों से वसूली तो जमकर की, लेकिन राहत के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और केरल को दी गई सौगातों को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा चुनावी मोड में रहती है और चुनावों पर फोकस करके बजट बनाती है। एक सिर्फ पॉलिटिकल बजट है और ये सरकार लगातार 7 साल से चुनाव लड़ने की मशीनरी बन चुकी है। आम आदमी को राहत देने की कोई बात नहीं है। व्यापारिक वर्ग को कोई बात इसमें लाभ नहीं हुआ, बेरोजगारों को कोई लाभ नहीं हुआ, जो लोअर मिडिल क्लास है उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के लिए अगले 5 साल की कार्य योजना का प्लान जारी किया है। सीएम आज भोपाल स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व मेयर आलोक शर्मा और अफसरों के साथ मंथन किया और फिर भोपाल में अगले 5 साल के खाके को सार्वजनिक किया। सीएम ने कहा कि भोपाल को सुंदरतम शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ाई जाएंगी तो पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। तालाबों और हरियाली के लिए प्रसिद्ध भोपाल को प्राकृतिक रूप से और समृद्ध किया जाएगा। वन विहार में नाइट सफारी शुरू की जाएगी। सीएम 36 सड़कों के निर्माण, दीनदयाल रसोई के कार्य का विस्तार और 15 रैन बसेरा बनाने की भी उन्होंने बात कही है। इसके अलावा भी कई विकास कार्य करने की बात सीएम ने कही। भोपाल को केवल देश नहीं, दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में हम सम्मिलित करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को पर्यावरण के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। उसके लिए 67 इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगे। अयोध्या नगर बाईपास का निर्माण 326 करोड़ रुपए की लागत से होगा। कोलार रोड का भी 414 करोड़ रुपए की लागत से होगा। मध्य प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध को देखते हुए परिवहन आयुक्त ने सख्त कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज होते ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए।
परिवहन आयुक्त ने इस तरह के लिखित निर्देश जिला परिवहन अधिकारी को जारी किए हैं। हालांकि इस तरह की कार्रवाई परिवहन विभाग महिला की एफआईआर के बाद ही करेगा। इसके अलावा व्यावसायिक वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले पुलिस विभाग के अधिकारी से चरित्र सत्यापन कराना जरूरी होगा। इसी के बाद लाइसेंस जारी किए जाएंगे। दमोह के पथरिया के विधायक रामबाई सिंह 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय में फेल हो गई हैं। रामबाई ने ओपन बोर्ड के जरिए परीक्षा दी थी, लेकिन विज्ञान विषय में पासिंग मार्क्स से वो 1 नंबर से पीछे रह गई। इसकी जानकारी खुद विधायक रामबाई ने दी है। बता दें कि पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार 8वीं पास है और इस साल उन्होंने ओपन बोर्ड से 10वीं की परीक्षा दी थी। परीक्षा परिणाम पर उन्होंने कहा कि नियम सबके लिए एक है, इसलिए जो भी परिणाम आया है वो उसका स्वागत करते हैं। एक नंबर से जो हम फेल भय मतलब जो नंबर कम आए हैं, तो सरकार की बहुत अच्छी नीति है कि जो बच्चा ऐसे चूक जाते हैं पर परीक्षा नहीं दे पाते हैं, तो जो ओपन परीक्षा होते हैं तो उनमें 5 नंबर को ग्रेड मिला था सरकार की तरफ से। तो हमारा तो 1 ही नंबर है, तो हमारी तो पास की मार्कशीट निकल है। ग्वालियर में कृषि कानून को लेकर धरने पर बैठे लोगों से विवाद मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल फूलबाग चौराहे पर किसानों के समर्थन में धरना दिया जा रहा था। इसी दौरान तिरंगा लेकर धरना स्थल के सामने से निकले हिंदू रक्षा मंच और धरने पर बैठे लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों ने जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों ने धरना स्थल पर घुसकर टेंट गिराने की कोशिश की, जिसके बाद एएसपी सत्येंद्र सिंह तोमर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर 50 से ज्यादा लोगों पर क्रॉस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शहीद आजम जी के तस्वीर पर उन्होंने कुर्सी मारी। देश का तिरंगा है जो लगा हुआ है धरना पर टेंट पर, उस पर उन्होंने फेंक के कुर्सी मारी और बैनर फाड़े और हमारी बहनों के साथ अभद्र व्यवहार किया, मारपीट की। और पुलिस देखती रही। आधे घंटे बाद पुलिस आई। ग्वालियर में साल 2013 में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थीम रोड को एक बार फिर से उखाड़ा जा रहा है। करीब 15 किलोमीटर लंबी इस सड़क को हेरिटेज लुक के साथ बनाया जाएगा। रोड के दोनों ओर भूमिगत विद्युतीकरण, फुटपाथ और निर्धारित अग्निशमन हाइड्रेंट नेटवर्क जैसे कई अत्याधुनिक प्रावधान के साथ सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस रोड को राजपथ का नाम दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जिस रोड पर इतनी बड़ी राशि पहले ही खर्च करके डेवलप किया गया, अब उसे फिर से उस नए सिरे से डेवलप करने के पीछे मकसद क्या है। स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत ये निर्माण कार्य हो रहा है। ये एक स्मार्ट रोड का काम किया जाएगा, जिसका पहला फेज जो है वो थीम रोड पे बनाया जाएगा, जिसकी तो उसकी तैयारी चल रही है। मतलब जल्दी इसका भूमि पूजन होगा, उसका कार्य शुरू होगा इस पर। एक और तो प्रदेश सरकार पर विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं, वो मार्केट से लगातार कर्जा ले रही है। दूसरी ओर ग्वालियर में थीम रोड पर पहले से ही इतना बड़ा एक अमाउंट खर्च कर चुकी है नगर निगम सरकार। उसके बावजूद आज बनी हुई अच्छी सुंदरीकरण सड़कों को मिटाकर द्वारा फिर से उसी पैसे को बर्बाद कर फिर से बनाने का कार्य जो नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। ग्वालियर के 114 साल पुराने व्यापार मेले के प्रस्तावित 10 फरवरी के उद्घाटन को लेकर एक बार फिर मामला गरमाया है। ग्वालियर के एडवोकेट उमेश बोहरे ने एक जनहित याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में लगाई है, जिसमें कहा गया है कि मेला किसी भी हालत में न लगाया जाए, क्योंकि व्यापार मेला लगने से कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। इस मेले को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। साथ ही मेले में कोरोना को लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइन प्रशासन और मेला प्राधिकरण ने अभी तक तय नहीं किए हैं। इसलिए जब तक कोरोना वैक्सीन ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को नहीं लग जाती, तब तक मेला न लगाया जाए। याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव से लेकर कलेक्टर और मेला प्राधिकरण को पार्टी बनाया। मैंने इस बात की लगाई है मेले में कि इस समय पूरे देश में, प्रदेश में, ग्वालियर में कोरोना वायरस फैला हुआ है। हमारा कहना ये है कि जब तक ये जो टीकाकरण लगा रहे हैं कोरोना के, जब तक ये टीका नहीं लगे जाते पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में और प्रदेश में, तब तक ग्वालियर का मेला न लगाया जाए, क्योंकि अगर एक बार मेला में इन्फेक्शन फैल गया तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है।
भय्यू महाराज आत्महत्या मामले में महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी सोमवार दोपहर जिला कोर्ट पहुंची। कोर्ट के सामने डॉक्टर आयुषी ने जो बात कही है वो महाराज की संपत्ति मामले में आगे चलकर कई नए मोड़ ला सकती है। दरअसल डॉक्टर आयुषी ने कहा कि भय्यू महाराज ने जो सुसाइड नोट लिखा वो महाराज ने नहीं लिखा, क्योंकि महाराज केवल सिग्नेचर इंग्लिश में करते थे, बाकी वो हिंदी का उपयोग करते थे, जबकि सुसाइड नोट इंग्लिश में लिखा गया है। मगर एक बात ये भी है कि सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के माध्यम से जांच कर रिपोर्ट पहले ही कोर्ट के सामने पेश हो चुकी है, जिसमें ये साफ हो चुका है कि वो राइटिंग भय्यू महाराज की ही है। इस दौरान डॉक्टर आयुषी अपने बयानों से पलटती भी नजर आई। भय्यू महाराज मामले में कुहू और आयुषी के बीच जो झगड़े होते थे वो भी एक कारण हो सकता है महाराज की मृत्यु का, ऐसा आयुषी ने अपने उस बयान में कहा था। आयुषी अपने पुराने बयानों से पलटती नजर आई और अचानक नाट के घटनाक्रम में लंच के ठीक बाद ये मालूम हुआ कि आयुषी के दादाजी की ग्वालियर में मृत्यु हो गई है और उसने ये बात न्यायालय में बता करके अपनी तारीख बढ़वा ली। इस मामले में आगे 5, 9 और 10 तारीख लगाई। इंदौर में 70 करोड़ की ड्रग्स मामले में 2 और आरोपियों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंदौर पुलिस कई दिनों से राजस्थान में खादिम और फकीर बनकर डेरा डाले हुए थी। पकड़ाए दोनों आरोपी सगे भाई हैं और अवैध मादक पदार्थों की गतिविधियों में लगभग 20 साल से जुड़े हैं। आरोपियों के नाम खुर्शीद आलम उर्फ कुंडी बाबा और रज्जाक है। गिरफ्तार माफिया का पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए हैदराबाद, तेलंगाना और इंदौर के ड्रग्स तस्करों को पकड़ा था, जिनसे 70 करोड़ रुपए कीमत की 70 किलो MDMA ड्रग्स बरामद हुई थी। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से की गई पूछताछ में महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई शहरों में दबिश दी गई, जिसके चलते अब तक ड्रग्स की खरीदी, बिक्री और तस्करी से जुड़े तकरीबन 20 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विगत दिनों इंदौर पुलिस द्वारा जो 70 किलो MD ड्रग जब्त किया गया था, उसमें अजमेर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम हैं खुर्शीद आलम और रज्जाक। संबंध में आगे टीम काम कर रही है। आगामी दिनों में और भी खुलासा होने की संभावना है। इंदौर के तेजाजी नगर इलाके में 7 साल के बच्चे का अपहरण करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना 24 जनवरी की है, जब नायता मुंडला गांव से अज्ञात बदमाशों ने अपहरण की घटना को अंजाम दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने टीम बनाकर बच्चे की तलाश शुरू की, जिसके बाद पुलिस तत्काल बाणगंगा इलाके में पहुंची, जहां घेराबंदी कर बदमाश को दबोचने की कोशिश की गई, मगर आरोपी बच्चे को वहीं छोड़कर भाग निकला। मुखबिर की सूचना पर फरार आरोपी भगवान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके परिजन द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई थी, जिस पर तत्काल उसी दिवस थाना तेजाजी नगर में अपहरण का 363 का अपराध कायम किया गया था, जिसके पश्चात तत्काल मेरे द्वारा स्पॉट पर जाकर थाना प्रभारी को इस संबंध में मार्गदर्शन दिया गया और टीम रवाना की गई थी। रोनी कुशवाहा नगर बाणगंगा का रहने वाला है, इसको अरेस्ट किया गया है। ग्वालियर के भिंड रोड पर रॉन्ग साइड घुसे तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई है, जबकि 2 दोस्त घायल हैं। घटना के समय मृतक के 2 दोस्त पीछे बाइक से आ रहे थे। उन्होंने चारों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, लेकिन ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदौर में कोरोना का कहर अब कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। कोरोना काल के 11 महीने बीत जाने के बाद फरवरी महीने में इंदौर शहर के लिहाज से अच्छी खबर आई है। जनवरी में कोरोना संक्रमण की दर 2% बनी रही, जबकि अप्रैल 2020 में कोरोना संक्रमण की दर 21.9% तक पहुंच गई थी और सितंबर में सबसे ज्यादा मौतें हुई। लेकिन राहत की बात यह है कि बीते 11 दिनों से यहाँ एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है। इंदौर में शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब तक 2813 कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा महू में 1430 मरीज मिले। इसके बाद राऊ में 684, सावेर और बेटवा में अब तक 190 मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं।
कोरोना काल में जब 8वीं तक के स्कूल पूरी तरह से बंद हैं, तो मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग पहली बार होम बेस्ड वर्कशीट के आधार पर परीक्षाएं लेने जा रहा है। कॉलेज में ओपन बुक एग्जाम की तर्ज पर पहली से 8वीं तक की कक्षाओं की परीक्षाएं होम बेस्ड वर्कशीट के आधार पर होंगी। इसके लिए शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को स्कूल वर्कशीट दे रहे हैं। इसे हर छात्र को अपने स्कूल में जमा करना होगा, फिर उसी मूल्यांकन के आधार पर स्टूडेंट्स के सालाना रिजल्ट बनाए जाएंगे। जबलपुर जिले में होम बेस्ड वर्कशीट आधारित परीक्षा में पहली से 8वीं कक्षा के 1,30,000 स्टूडेंट शामिल किए जा रहे हैं। जिले के 2200 स्कूलों में पढ़ने वाले प्राइमरी और मिडिल क्लास के छात्र छात्राओं को वर्कशीट उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद उन्हें अपने स्कूलों में जमा करवाना होगा। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे, उनको हमने घर पर जाकर के पुस्तकें वर्क उपलब्ध कराएं और शिक्षक हमारे उनसे संपर्क करके वो एक्टिविटीज करा रहे थे। अब चूंकि बच्चे क्लासरूम स्टडी तो हुई नहीं है, तो अभी जो परीक्षा उनकी हम ले रहे हैं वो गतिविधि आधारित परीक्षा ले रहे हैं। बच्चों को हमने बुकलेट दी है, वो बच्चे बुकलेट करके और उसका मूल्यांकन करके बच्चों का रिजल्ट हम देंगे। मध्य प्रदेश सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गृह विभाग हर साल 60 खिलाड़ियों को नियुक्ति देगा। ये नियुक्तियां बगैर किसी प्रतियोगी परीक्षा के होंगी। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि इसके लिए चयन समिति बनाई जाएगी, जिसमें खेल विभाग के अफसरों के साथ ही गृह विभाग के अफसर रहेंगे, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश में नौकरी देने के लिए चुनेंगे। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग ने तय किया है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में बगैर लिखित परीक्षा एवं शारीरिक परीक्षा के सीधी भर्ती दी जाएगी। लगभग उपनिरीक्षक और आरक्षक ऐसी 60 भर्ती प्रति वर्ष होगी। जो एक अलग से हम समिति बनाएंगे, उसमें चयन समिति में खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस विभाग के साथ में रहेंगे, जो सीधी भर्ती इनकी करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए IBC 24।